गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था विशेषण। विशेषण की कहते किसे हैं और विशेषण के कितने भेद हैं, इस पे हमने चर्चा किया। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद थे: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। हमने इसका अध्ययन किया और प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, एक विधेयवादी विशेषण जो और विशेष विशेषण। विधेय और विशेष, यह दो विशेषण के भी दो भेद होते हैं, इसका हमने अध्ययन किया। आज जो हम विशेषण की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आज हम विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, आज हम इस पर विशेष अध्ययन करेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो विशेषण की अवस्था, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक जो आपका होता है वह मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। यह तीन अवस्थाएं, एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा आपका उत्तमा अवस्था। यह विशेषण की तीन अवस्था होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। विशेषण कितनी अवस्था होती हैं? तीन। विशेषण के भेद कितने थे? भेद कितने थे? चार। विशेषण के चार भेद थे, आपने देखा। प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद थे, ये भी आपने देखा। आज हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यह तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। तुलनात्मक, इसमें एक को श्रेष्ठ, किसी आप चाहे मूलावस्था हो चाहे उत्तरा, किसी में एक ही को श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी में अधिकता और न्यूनता दी जाती है, किसी में तुलनात्मक भाव ही नहीं होते। तो इस तरीके से हम इस पर आज अध्ययन करेंगे कि मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमा अवस्था क्या होती है। इन तीनों अवस्थाओं का हम जिक्र आज करेंगे इस वीडियो में कि मूलावस्था क्या होती है। आज हम देख लेते हैं मूलावस्था। तो मूला अवस्था, मूला अवस्था यह विशेषण की अवस्था है, मूलावस्था। ठीक है, मूला अवस्था जब किसी, कहा जाता है जब किसी एक प्राणी या वस्तु की, जब किसी एक प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, विशेषता प्रकट की जाती है, प्राणी की, वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था। जब किसी एक प्राणी, एक ही प्राणी की बात कर रहा है, जब किसी एक ही प्राणी, जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए, एक व्यक्ति या वस्तु की जब विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी की तुलना नहीं की जाती है, इसमें किसी की मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं की जाती, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं की जाती है, इसमें तुलनात्मक अवस्था नहीं होती। क्या होती है? इसमें तुलनात्मक अवस्था नहीं होती।
इसमें तुलनात्मक अवस्था नहीं होती। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, इस वाक्य में या इस सेंटेंस में कोई तुलना नहीं की जाती। जो मूलावस्था होती है इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती है किसी के साथ। जैसे मैं एग्जांपल लूं, उदाहरण लेंगे, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है, तुलनात्मक अवस्था नहीं होती। मतलब इसमें किसी व्यक्ति के साथ कोई तुलना नहीं की जाती है। जैसे शगुन एक सुंदर कन्या है। शगुन एक सुंदर कन्या है। देखिए, इस वाक्य में आपसे क्या महसूस हो रहा है कि क्या किसी के साथ तुलना की जाए? नहीं, वह एक सगुन की विशेषता प्रकट की जा रही है। इसमें किसी के साथ तुलनात्मक भेद या तुलनात्मक भाव नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक मूलावस्था, एक मूल अवस्था में होती है। मतलब किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। सिद्ध कहेंगे इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। मतलब किसी के साथ तुलना क्या की जाती, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। सीधे सीधे बात। जैसे एग्जांपल ले गया, अर्पित एक जो एग्जांपल ले रहे हैं, अर्पित एक वीर बालक है। अर्पित एक वीर बालक है। क्या कहीं न कहीं अर्पित की ही विशेषता बताई जा रही है, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही है। जैसे एग्जांपल दूसरा, गोदान श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान श्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें गोदान की ही विशेषता प्रकट की जा रही है, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही है। इसलिए कह रहा है कि जब किसी एक प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए, कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस जो मूलावस्था है इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। मतलब तुलनात्मक भाव इसमें नहीं होते हैं, इसलिए कहलाती है मूलावस्था। ठीक है, इस जैसे एग्जांपल आपने देखा। अब हम आते हैं जो विशेषण की दूसरी अवस्था है, यह परीक्षा में पूछी जरूर जाती है, उत्तरावस्था। आप देखिए, उत्तरावस्था जो दूसरी अवस्था है, उत्तरावस्था, इसमें कहता है कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक को श्रेष्ठ, एक को कह रहा है कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक ही को न्यूनता या अधिकता, ये मतलब एक को न्यूनता या अधिकता बतलाई जाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, किंतु उसमें एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और एक को न्यून बताया जाता है। मतलब एक को थोड़ा अधिक प्रमाणिकता दी जाती है, एक को उसके सामने गिरा दिया जाता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक ही को श्रेष्ठ या न्यून दिखाया जाए वह कहलाती है आपकी उत्तरावस्था। मतलब एक को श्रेष्ठ दूसरे को न्यून, दो होते हैं लेकिन एक को उसमें श्रेष्ठ बताया जाता है दूसरे को न्यून, एक को अधिकता दी जाती है एक को न्यूनता दिखाई जाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, हर्षित अर्पित, हर्षित अर्पित से जो एग्जाम्पल आपका है, हर्षित अर्पित से अधिक वीर है, अधिक वीर है। ध्यान दीजिए, क्योंकि हर्षित जो है अर्पित से क्या है, अधिक वीर है, तो कहीं न कहीं इसको अधिकता दी जाती है, इसको न्यून, मतलब इसके सामने इसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसको अधिकता और इसको न्यूनता, इसको करा हर्षित जो है अर्पित से अधिक है, मतलब इसको न्यून दिखलाया जा रहा है, इसको में अधिकता दिखलाया जाता है, मतलब इससे इसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है। मतलब इसको जो है हर्षित जो है अर्पित से क्या है, श्रेष्ठ, वीर है, महान है, अधिक वीरता को दिखला रहा है, इसलिए इसमें क्या है, इसको नीचा दिखलाया जा रहा है, किसको, हर्षित को। ठीक है, जैसे सीता गीता से सुंदर है, सुंदरता की तुलना तो की जा रही है लेकिन कह रहे हैं कि सीता जो गीता से यह सुंदर है, कहीं कहीं एक को क्या न्यूनता दूसरे को अधिकता दिखा जा रही है। जैसे एग्जांपल, मिल्खा, मिल्खा बोल्ट से तेज दौड़ता है, मिल्खा बोल्ट से तेज दौड़ता है, कहीं न कहीं बोल्ट से इसको मिल्खा को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, उसके सामने इसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसकी अधिकता दिखाई जा रही है, इसलिए यहां पर कौन सा है, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में कह रहा है एक ही व्यक्ति को श्रेष्ठ, अधिकता या न्यूनता दिखलाई जाती है, इसमें तुलना की जाती है, एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना की जाती है, किंतु जो तुलना की जाती है उसमें एक को बड़ा दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। यह इसका जो उत्तरावस्था की परिभाषा है। ठीक है, अब हम आते हैं जो लास्ट की अवस्था है, उत्तमा अवस्था, यह मेन है, उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था। चलो, इसमें जो उत्तरावस्था है इसमें दो से अधिक, इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों, इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है एवं इसमें एक ही को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, इसमें एक ही को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। बताया जाता है मतलब इसमें दो से अधिक वस्तुओं की तुलना तो की जाती है किंतु उसमें एक ही को क्या बताया जाता है, सर्वश्रेष्ठ। दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना तो की जाती है किंतु उसमें एक ही को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखलाया नहीं जाता है।
ठीक है। इसमें आपने जो उत्तरावस्था थी उसमें एक को निम्न दिखाया जाता है, दूसरे को उच्च दिखाया जाता है, किंतु इसमें ऐसी बात नहीं है। पहले में जो थी वो किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, ठीक है। जो दूसरा है उसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु उसमें एक को श्रेष्ठ दूसरे को निम्न दिखाया जाता है। किंतु जो दूसरी उत्तमावस्था है उसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, किंतु एक ही को श्रेष्ठ बताया जाता है, वह कहलाती है आपकी उत्तमावस्था। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण, जो उदाहरण है इसमें दिखा रहा है कि एक ही को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे गीता सुंदरतम धार्मिक ग्रंथ है, गीता सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम धार्मिक ग्रंथ है। गीता जो है क्या, जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो सबसे सुंदर है। गीता क्या है, सबसे सुंदर। जैसे राजेश परिवार में सबसे मेहनती बालक, मेहनती है। राजेश की बात कर रहा है। परिवार में तो बहुत सदस्य होते हैं, लेकिन समस्त सदस्यों में से एक जो है राजेश मेहनती बालक। तो क्या है, सभी में सबसे श्रेष्ठ क्या दिखाया जाता है, राजेश को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, ठीक है। राजेश को क्या किया जा रहा है, यहाँ ग्रंथ तो बहुत धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उस ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ किस ग्रंथ को माना जाता है, गीता को। इसलिए यह कह रहा है कि दो या अधिक वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, किंतु इसमें एक ही को क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वह कहलाती है आपकी क्या, उत्तमावस्था, ठीक ना। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, तेजस्वी, तेजस्वी कक्षा में सबसे सबसे तेज तेज है। तेजस्वी सब कक्षा में सबसे तेज, या आप कह सकते हैं होशियार है, होशियार है। मतलब कक्षा में तो तमाम बच्चे हैं, लेकिन जो उसमें तेजस्वी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, दो वस्तुओं अधिक से दो या दो से अधिक लोगों की तुलना तो की जा रही है, किंतु उसमें क्या किया जा रहा है, तेजस्वी को सबसे श्रेष्ठ। परिभाषा क्या करिए कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना तो की जाती है, किंतु उसमें एक ही को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वह कहलाती है आपकी उत्तमावस्था, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे आप नोट लेते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। अब हम लेते हैं नोट। नोट में देखा जाता है जो मूलावस्था होती है, जो मूलावस्था के शब्दों के अंत में, मूलावस्था के शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जो मूलावस्था होती है, उसके शब्दों के अंत में तर जोड़ा जाता है, तर प्रत्यय। कहा जोड़ा जाता है, तर प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, तर प्रत्यय लगाए जाने के बाद उत्तरावस्था, मूलावस्था के शब्दों के अंत में तर प्रत्यय लगाने के बाद
लगाने के बाद उत्तरावस्था, जबकि तम प्रत्यय लगाने के बाद उत्तमावस्था का निर्माण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है जो मूलावस्था है, मूलावस्था में तर प्रत्यय जोड़ने के बाद उत्तरावस्था का निर्माण होता है, और उत्तरावस्था और उसी में तम प्रत्यय जोड़ने के बाद उत्तमा अवस्था का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा, आपने को मैंने क्या बताया, कह रहा है कि तर प्रत्यय मूलावस्था में, जो आपकी मूलावस्था है उसमें तर प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे बाद में लगते हैं, ठीक है, वह आपका प्रत्यय कहलाता है। तो तर प्रत्यय लगने से उत्तरावस्था और तम प्रत्यय लगने से उत्तमावस्था। जैसे आप लिखते हैं उच्च, आपका हो गया, आपका मूलावस्था आपकी उच्च है, इसमें तर प्रत्यय जोड़ देंगे से उच्चतर हो जाएगा, और इसमें जब तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो उच्चतम। ठीक है, मतलब मूलावस्था है उच्च, उत्तरावस्था है तर, तर प्रत्यय जोड़ने के बाद उच्चतर बन गया, अब तम प्रत्यय जोड़ने के बाद उच्चतम बन गया। जैसे आप लिखते हैं लघु, लघुत्तर, लघुत्तर, लघुत्तम, लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तर जैसे तीव्र है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। बहुत ऐसे शब्द हैं, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं महत, महतर, महत्तम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो आपके क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं। आपको मैंने बताया कि मूलावस्था में क्या जोड़ेंगे, तम तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो उत्तरावस्था का निर्माण होगा, और तम प्रत्यय मूलावस्था में ही तम प्रस्ताव जोड़ेंगे, तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो उत्तमावस्था का निर्माण। इस तरीके से आपकी यह रही विशेषण की अवस्था। विशेषण कितनी अवस्था थी? तीन, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, आपको मैंने बताया। ठीक है, अब हम जो अगली वीडियो लेकर उपस्थित होंगे उसमें आपको अव्यय पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अव्यय। और जो आपको मैं एक क्रमबद्धता के हिसाब से, एक असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से मैं आपको एक एक वीडियो विधिवत तरीके से देता रहूंगा, जो क्रम से असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलती रहेगी, कि आपको कुछ भी असुविधा महसूस नहीं होगी। ठीक है, अब हम जो अगली वीडियो में उपस्थित होंगे वह लेकर उपस्थित होंगे अव्यय और विशेषण के जो बाद आता है क्रिया विशेषण, उस वीडियो पर हम विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहां से हर परीक्षाओं में कहीं न कहीं एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।